यहाँ पर हम बीजीय व्यंजक का गुणा और भाग किस प्रकार के होते हैं उसको हम समझेंगे। जैसे कि एक संख्या है, सबसे पहले हम गुणा के बारे में देखते हैं। 3x गुणित 5x है, ये सवाल है। इसका हल कैसे होता है? तो इसका हल जो होता है वो एक तो जो संख्या है वो साधारण गुणा के रीति से होगा, और जो चर संख्याएं जैसे x है वो घातांक के नियमानुसार होगा, अर्थात उसी संख्या को उसी संख्या से जितना बार हम गुना करेंगे उतना उसमें ऊपर में घात लगेगा। जैसे ये 3x गुणित 5x है, तो 3 और 5 पहले आपस में गुणा होगा, 3 पंचे 15, और x का x से गुना होगा तो x पे घात 2। तो इस तरीके से ये हल होगा। वैसे ही अन्य सवाल भी हो सकते हैं, जैसे कि ऋण AB इस पे गुना होगा यदि गुणित 5b पे घात 2। मान लो ये सवाल है, तो इसमें क्योंकि 5 के साथ गुणा होने के लिए कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है, ऋण धन का गुना होता है तो ऋण होता है, और 5। अब यहाँ पर चर संख्याएं हैं AB और B2, B पे घात 2, यहाँ B पे घात 2 ऑलरेडी है और यहाँ B से एक बार और गुना होगा तो B पे घात 3 आएगा, और उससे पहले A है, A का गुना नहीं होगा क्योंकि A इधर नहीं है, इसलिए A एक बार ही रहेगा, और B यहाँ 2 और यहाँ 1, 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ऋण 5A B पे घात 3 इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर जो 3x है इसमें से 3 जो है ये गुणांक कहलाता है, क्योंकि ये गुणा का अंक है, x के साथ गुणा हुआ है, मतलब x कितना बार है उसको ये बता रहा है, कितने x जुड़े हुए हैं उसको बता रहा है। जबकि x जो है चरांक है, चर अंक है। यहाँ पर ये संख्या जितना कम अधिक होगा x का मान बदलता जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर 4x है तो इसका मतलब होता है x धन x धन x धन x धन x। 4 बार जब x जुड़ेगा तो 4x होगा। वैसे ही यदि ये धन के स्थान पर यदि गुना होता x गुणित x गुणित x गुणित x, तो हम इसको लिखते x पे घात 4। तो किसी भी चर संख्या के चर के पहले कोई संख्या है तो ये बताता है कि वो चर उतने बार जुड़ा हुआ है, और उस पे घात है तो ये बताता है कि उसका घात जितना है उतने बार वो आपस में गुणा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये 3 जो है इसका कितने बार जुड़ा है वो बता रहा है। अब एक और सवाल है, जैसे कि x धन 2 है और x गुणित 2 है, ये दोनों मान बराबर नहीं होता है। x धन 2 इसका मान यही रहेगा x धन 2, जबकि x गुणित 2 का मान होगा 2x, 2 से गुणा हुआ है x। यहाँ पर भी हो सकता है ये 3 गुणित x, या इसी को हम लिख सकते हैं x धन x, मतलब x की संख्या कितने बार है 1 2 3, इसलिए यहाँ पर हम 3 लिखे हैं। और किसका संख्या है तो x का, इसलिए 3x, x 3 बार जुड़ा है, दोनों के बीच में यहाँ पर गुणा है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एक पद वाले जो व्यंजक होते हैं वो बहुपद वाले व्यंजक से गुणा कैसे होते हैं। जैसे कि x है, इसका गुणा करना है हमको a धन b से, तो कैसे होगा, इसको हम लिखेंगे x गुणित a धन b, क्योंकि कोष्टक में गुणा छुपा रहता है। तो यहाँ पर होगा x से गुणा होगा a का, तो आ जाएगा यहाँ पर a, x a लिख सकते हैं या ax लिखते हैं, x a लिख देते हैं, धन x का b से गुणा होगा तो x b।
अब इसको यदि हम लिखेंगे ए धन बी और गुणित एक्स ऐसा लिखेंगे तो भी इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। ए एक्स धन एक और एक्स का गुणा होगा तो, और धन बी और एक्स का गुणा होगा तो बी एक्स। तो चाहे हम ए एक्स लिखें या एक्स ए लिखें उसका मान वही रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं 2 गुणित 3 करें तो भी 6 होगा, 3 गुणित 2 करें तो भी 6 होगा। क्रम विनिमय का नियम का पालन गुणा का द्वारा होता है। अब मान लेते हैं हमारे पास एक सवाल है एक्स वाई धन 2 वाई पे घात 2 जेड 2 वाई पे घात 2 जेड धन एक्स पे घात 2 कोष्टक बंद, इसका गुणा करेंगे हम वाई जेड पे घात 2। अब ये वाई जेड पे घात 2 हम यहाँ रखें चाहे यहाँ रखें इसका मान में कोई अंतर नहीं आएगा। फिर भी हम यहाँ से हल करने का प्रयास करते हैं। वाई जेड पे घात 2 है उसको सबसे पहले एक्स वाई से हम गुणा करेंगे, तो एक्स वाई से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा सबसे पहले तो एक्स आएगा क्योंकि एक्स केवल एक ही जगह यहाँ पर नहीं है। अब y को गुणा करेंगे वाई जेड पे घात 2 से, तो y का गुणा होगा y से, इसलिए यहाँ पर आएगा y पे घात 2। अब z यहाँ पर नहीं है तो z पे घात 2 इस तरीके से हम यहाँ लिख देंगे धन। अब 2 है तो 2 का यहाँ पर गुणा करने के लिए कोई संख्या नहीं है, और 2 का गुणा तभी हो सकता है जब यहाँ पर कोई संख्या होता, तो 2 को सीधा हम लिख देंगे। अब y पे घात 2 है और y का गुणा होगा तो y पे घात आ जाएगा 3। उसके बाद यहाँ पर है z, एक z और यहाँ z पे घात 2, तो दोनों का गुणा होगा तो हो जाएगा z पे घात 3। उसके बाद हम पुनः धन लिखेंगे। अब यहाँ x पे घात 2 है, यहाँ x है ही नहीं तो x पे घात 2 लिखेंगे, और उसके बाद y है तो y लिख देंगे, y किसी के साथ गुना होने के लिए नहीं है तो y को y बस लिख देंगे। और उसके बाद z पे घात 2 तो यहाँ z पे घात z नहीं है इसलिए z पे घात 2 आ जाएगा। इस तरीके से हम इस सवाल को हल करेंगे, ये आ जाएगा इसका उत्तर। तो इस प्रकार से जो संख्या एक पद व्यंजक है या एक पदीय व्यंजक है उसका जब बहुपदी व्यंजक से गुणा होता है तो वो चाहे एक पदी व्यंजक बहुपदी व्यंजक के बाद में हो चाहे पहले में हो, ये इसी नियम के अनुसार यहाँ पर हल होगा। यहाँ पर 2 बातें ध्यान देना है। एक तो जब गुणा हो रहा है तो यहाँ यदि कोई संख्या है, निश्चित संख्या बोलते हैं इसको, गुणांक बोलते हैं, तो गुणांक के साथ यदि किसी एक पदी या बहुपदी संख्या में यदि गुणांक हो तभी वो गुणांक का गुना होगा, नहीं तो किसी भी के साथ गुना नहीं होगा। दूसरा बात, यदि जैसे यहाँ पर x पे घात 2 है और वहाँ y z है, x का x गुणा करने के लिए यहाँ नहीं है तो सीधे लिख दिए इसको, उसके बाद बाकी जो है उसके गुणा करने के लिए नहीं है तो जैसा है वैसा हमने लास्ट में लिख दिए थे, तो ऐसा गुणा होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि बहुपदी या 2 पदी व्यंजकों का 2 पदी व्यंजकों से गुणा, जैसे हमारे पास एक सवाल दे दिया a धन b, अब इसको गुणा करना है हमको c धन d से, d इस तरीके से इससे गुणा करना है। ये भी 2 पद है और ये भी 2 पद है। 2 पद हम तब कहते हैं जब धन या ऋण के द्वारा अलग होता है 2 पद, जैसे a एक पद हो गया और बीच में धन है फिर b आ गया तो ये 2 पद वाला हो गया। यदि ए बी बस रहता है या a बस रहता है या b बस रहता तब हम उसको एक पद बोलते हैं। अब हम 2 पद वाले को 2 पद वाले से गुणा करते हैं, तो देखते हैं कैसे इसको हल करेंगे। जब भी हम इसको गुणा करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि a इन दोनों से गुणा होगा और फिर धन आएगा, फिर b दोनों से गुणा होगा, तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं a c धन d, फिर b बीच में आएगा धन क्योंकि ये बीच में जुड़ा हुआ है, b गुणित c धन d, ये हो जाएगा इसका। a को हमने इससे गुणा को किया, फिर धन लिख के b को हमने इससे गुणा किया। अब आगे हम हल करेंगे। a और c का गुणा होगा तो हो जाएगा ac धन, a और d का गुणा होगा तो हो जाएगा ad, फिर धन आएगा। b का गुणा होगा c से तो आ जाएगा bc धन,
b का गुणा होगा d से तो आ जाएगा bd। इस तरीके से ये हल हो गया, ये हो जाएगा इसका उत्तर। इससे आगे हम यहाँ पर नहीं बढ़ सकते। अब एक बात हमको ध्यान रखना है, जैसे कि हमने a को इन दोनों से गुना किया धन लिख के, b को इन दोनों से गुना किया, इसके बजाय हम उल्टा भी कर सकते हैं, c को इन दोनों से गुना करके धन लिखेंगे और d को इन दोनों से गुना कर देंगे, तो भी जो मान आएगा वो सेम ऐसे ही आएगा। जैसे कि हम यहाँ लिख के देख सकते हैं a धन b, यहाँ पर गुणित हो जाएगा c, उसके बाद धन a धन b गुणित d। ऐसा भी हम हल यहाँ पर कर सकते हैं, इसमें भी उसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। देखते हैं कैसा आता है। a और c का गुणा होगा, a और c का तो हो जाएगा ac धन, b और c का गुणा होगा तो आ जाएगा bc, उसके बाद धन आ जाएगा। d और a का गुणा होगा तो ad आ जाएगा धन, d और b का गुणा होगा तो आ जाएगा bd। अब इस तरीके से यहाँ पर दोनों को मिला के देखते हैं, ac है तो इधर भी ac है, ad है तो इधर भी ad है, bc है तो इधर भी bc है, bd है तो इधर भी bd। इस तरीके से स्थान परिवर्तन हुआ लेकिन मान उसका वही है, क्योंकि हम इन चारों को भी जोड़ेंगे, यहाँ पर भी इन चारों को जोड़ेंगे तो मान में कोई भी अंतर नहीं आएगा। इस तरीके से आसानी से हम हल कर सकते हैं। अब एक सवाल हमारे पास और है, यहाँ पर सवाल है 5x धन 3y, ये एक दो पदीय संख्या हो गया। अब यहाँ पर हम गुणा करेंगे इसका 4x धन 5y। इसका हल भी उसी प्रकार से होगा जैसे पहले होता है, जैसे कि यहाँ पहले 5x को लेंगे, 5x गुणा ये दोनों से हो जाएगा 4x धन 5y। अब बीच में हम धन लिख देंगे और फिर 3y का गुणा करेंगे इससे, 3y गुणा हो जाएगा 4x धन 5y। इस तरीके से अब आगे इसको हल करेंगे। 5x गुणा होगा 4x से, तो हम जानते हैं कि पहले 4 और 5 का आपस में गुणा होगा, तो 4 पंच हो जाएगा 20 और 1 का 1 से गुणा होगा तो 1 पे घात 2 धन 5 और 5 का गुणा होगा तो 5 पंचे 25, 1 का y से गुणा होगा तो 1 y। वैसे 1 का यहाँ पर 1 होता तो गुणा होता, पर नहीं है इसलिए 1 उतार दिए, और y यहाँ पर नहीं है इसलिए y उतार दिए। दोनों तरीके से इसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पर धन आएगा, बीच में धन है। अब 3y का 4x से गुणा करेंगे तो 3 का 4 से गुणा होगा, 3 चौक 12। अब 1 का y का यहाँ गुणा नहीं होगा क्योंकि कुछ नहीं है तो y आ जाएगा, 1 का गुणा नहीं होगा x तो 1 सीधा आ जाएगा धन। अब 3 का 5 से गुणा होगा तो 5 तिया 15, y का y से गुणा होगा तो y पे घात 2। इस तरीके से ये हल होगा। अब यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं कि 25xy है और यहाँ 12yx है। स्थान यहाँ पर परिवर्तन में है, xy है यहाँ yx है, और हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के बीच यदि गुणा है तो उसके स्थान बदले, मतलब क्रम विनिमय करे तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आता, मतलब वो वही रहता है। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 20x पे घात 2 धन 25 है xy है और यहाँ 12yx है, तो 25 और 12 हो जाएगा 37, तो 37xy इसको लिख सकते हैं धन 15y पे घात 2। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। इस तरीके से हम जो दो पद वाले दो व्यंजन होते हैं उनको आपस में गुणा करते हैं। अब यहाँ पर हमें एक सवाल ऐसा दिया जा रहा है जिसके मान हमको रखना है, जैसे कि 5x धन 3y, 5x धन 3y है और इसका गुणा करना है हमको x धन y से, इसका गुणा करना है आपस में। और ये भी हमको बताया है कि हमको ये बताया है कि यहाँ पर x का मान दिया हुआ है
3 और y का मान दिया हुआ है -2। अब हमसे सवाल किया जाता है कि इसको हल करने के पहले ये मान रख के जो मान आएगा उसको और इसको आपस में हल करके, इसको हल किए बिना और इसको हल करने के बाद जो मान आता है वो बराबर आता है या नहीं, इसको देखना है। सबसे पहले बिना हल किए इसका मान रख देते हैं। तो 5 गुणित x, x यहाँ पर मान दिया है 3 धन 3 गुणित y, y का मान दिया हुआ है -2, ये है। अब इसका हमको गुणा करना है 3, क्योंकि x का मान 3 है, धन y मतलब -2। इस तरीके से हम इसका हल कर सकते हैं। इसके जगह में हम मंझला कोष्ठक लिख सकते हैं, बना सकते हैं इसको इस तरीके से। अब यहाँ पर हल करेंगे। 5 तिया 15 धन 3 है और यहाँ गुना करेंगे -2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 दूनी 6, और क्योंकि ये ऋणात्मक है इसलिए -6। अब यहाँ पर आ जाएगा मंझला कोष्ठक -2 और यहाँ पर धन है 3, लिख देंगे हम 3 धन -2। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये ऋण है ये धन है, दोनों का गुणा होगा तो ऋण आ जाएगा 15 -6, और इसका हम फिर गुणा करेंगे 3 धन -2 से, फिर इस तरीके से। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसका मान क्या आता है। 15 में 6 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। अब 9 का गुणा करेंगे 3 से, 9 तिया 27 धन 9 को -2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 9 दूनी 18 -18, इस तरीके से। अब हम यहाँ पर आपस में देखते हैं 27 आएगा बराबर 27 धन और धन ऋण का गुना होगा तो आएगा -18। अब 27 में हम 18 को घटा देंगे तो आएगा यहाँ पर 9, मतलब इस प्रश्न का उत्तर आ गया 9। या इसको हम संक्षिप्त तरीके से इस प्रकार से भी हल कर सकते थे, जैसे कि यहाँ पर हमारा सवाल था 5x धन 3y, ये कोष्ठक के अंदर है, इससे हमारा गुना होगा x धन y का। अब इसका संक्षिप्त रूप में हम मान रख सकते हैं 5 गुना होगा x से मतलब 3 धन 3 गुणा होगा y मतलब -2 से। उसके बाद आगे हम लिख सकते हैं इसको सीधा सीधा बड़ा कोष्ठक में भर देते हैं। अब आगे x धन y है, मतलब x का मतलब 3 और y का मतलब -2। यहाँ पर धन आएगा क्योंकि 3 x धन y है, 3 धन -2। तो यहाँ पर फिर हम 5 या 15 लिख देंगे, गुणा करेंगे तो धन 3 का गुणा होगा -2 से, तो आ जाएगा यहाँ पर ये धन हट जाएगा, इसके जगह में आ जाएगा 3 दूनी 6 तो -6 आ जाएगा। अब फिर ये कोष्ठक में बंद होगा और यहाँ पर 3 धन -2, ये धन और ऋण और धन का गुणा होगा तो आ जाएगा -3 -2। अब इसको हम आपस में पहले हल कर लेते हैं। 15 में 6 को घटाएंगे तो 9, आ गया। अब यहाँ 3 में 2 को घटा दिए तो 1 आ गया। अब 9 का 1 से गुणा होगा तो 9 गुणित 1 बराबर आ जाएगा 9, यहाँ पर भी 9 आ गया।
अब हम यहाँ पर जो सवाल दिया गया था, जो सवाल दिया हुआ था उसको हल करने के बाद आपस में एक सवाई के रूप में ही हल कर लेते हैं और जो उत्तर आएगा उसके अनुसार हम यहाँ पर फिर मान 9 आता है कि नहीं, उत्तर आने पर मान रखेंगे। तो 5x धन 3y को गुणा करेंगे x धन y से। तो सीधा सीधा इसको हम कर देते हैं x गुणित 5x धन 3y, 5x धन 3y। अब हम y से गुणा कर देते हैं इसको, तो y गुणित 5x धन 3y, इस तरीके से। तो x तक पहले तो 5 के गुणा करने के लिए कोई नहीं है, तो 5 x का x गुणा होगा तो x पे घात 2 धन x का यहाँ गुणा नहीं होगा, 3 है पहले, 3 के गुणा होने के लिए कोई संख्या नहीं है 3। अब x का गुणा होने के लिए कोई x नहीं है, x y के लिए भी नहीं है तो y। अब यहाँ पर आएगा कोष्टक, ये दोनों के बीच में धन है, यहाँ पर धन आएगा, है ना, तो दोनों के बीच में धन है। y का पहले 5 आएगा, y का गुणा नहीं है के लिए नहीं है, पहले x को देख लेते हैं, x के लिए नहीं है तो x, और y के लिए नहीं है कोई तो y धन, यहाँ 3 है जो कि यहाँ संख्या नहीं है। अब y का y से गुणा होगा तो y पे घात 2, ये हट जाएगा, इस तरीके से हल हो जाएगा। अब यहाँ पर 5x पे घात 2 है धन, यहाँ 3xy है और 5xy, दोनों को जोड़ेंगे तो 8xy हो जाएगा धन 3y पे घात 2। अब यहाँ पर हम xy के मान को रख देंगे और देखते हैं 9 आता है कि नहीं। 5 गुणित x का मान होता है 3, इस पे घात है 2 धन 8, x का मान है 3 और y का मान है ऋण 2 धन 3, y का मान है ऋण 2 और इस पे घात है 2। अब इसको हल करेंगे हम। यहाँ पर हम जानते हैं क्योंकि कोष्टक के भीतर वाले संख्या पहले हल होगा, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, मतलब 5 गुणित 9 धन, यहाँ कोष्टक कोष्टक का आपस में गुणा होगा तो 8 गुणित हो जाएगा ऋण 6 धन 2 पे घात 2 है, अर्थात ऋण 2 का गुणा होगा तो धन 2 आ जाएगा, मतलब 3 गुणित 2 दूनी 4 आ जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, ये इस तरीके से आएगा। अब बराबर आगे हम हल करेंगे। 5 निया 45 धन 8 छक्के 48, ऋणात्मक है इसलिए ऋण 48 आ जाएगा धन, यहाँ पर 4 तिया 12 हो जाएगा। अब 45 है और धन ऋण का गुना होगा तो ऋण 48 आ गया धन 12, पहले 48 में 45 को घटाएंगे क्योंकि ऋणात्मक बड़ा है तो 3 आ जाएगा धन 12 धनात्मक है और 3 ऋणात्मक है, तो यहाँ जो भी उत्तर आएगा वो धनात्मक में आएगा। तो बड़ा संख्या में छोटा को घटाएंगे तो 12 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9, जो कि धनात्मक में होगा। इस तरीके से यहाँ जो उत्तर आया वो वहाँ पर भी आया था और इस तरीके से जो सही उत्तर हल होगा वो 9 ही आएगा। तो इस प्रकार x का जो मान रखे और y का जो मान रखे तो दोनों सही आया। इस तरीके से हमारा जो हल हुआ है वो बिल्कुल सही है।